नमस्कार और संवाद में आपका स्वागत है। टुडे आई एम बीइंग जॉइंड बाय एम्बेसडर विवेक काटजू, जो भारत के राजदूत रह चुके हैं अफगानिस्तान और म्यांमार में। और एज जॉइंट सेक्रेटरी वेस्ट उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का डेस्क हेड किया है और उनकी विशेष निगाह रहती है पाकिस्तान पे। सो संवाद में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया। सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा प्रेजेंट में आने के पहले थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेना सर। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक हो जाता है, एक ऐसा विषय जो जिससे आप जिसका आपका डायरेक्ट आपसे संबंध है और आपने उसको अपने सामने होते देखा है। वो तो है आगरा समिट 2001 की, जो आपकी विशेष निगाह उस पे थी, आप वहां थे, बहुत कुछ हुआ। उन विषयों पे मैं नहीं जाऊंगा सर, क्या हुआ नहीं हुआ सर, वो जब आप उचित समझेंगे तब हमसे शेयर करेंगे। सर, आज मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, इस डिप्लोमेसी, ये जो एक कड़ी रही उस दौरान, दो पर्सनालिटीज आगरा में मिलती हैं सर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें कवि कहिए, स्टेट्समैन कहिए, पॉलिटिशियन कहिए, और उनका मल्टी फेसेटेड वर्सटाइल पर्सनालिटी। दूसरी तरफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, एक यूसर्पर जिन्होंने कू करके सत्ता अपनाई थी, एक प्योरली प्योरली कमांडो जो आर्मी को हेड करते थे अपनी। सर, दोनों पर्सनालिटीज का आपका पर्सपेक्टिव दोनों पर्सनालिटीज के बारे में हम्म। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा टू सेट द टोन फॉर दिस डायलॉग। देखिए, वाजपेयी जी तो स्टेट्समैन थे और उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कोई 50 साल से ज्यादा का अनुभव था। और वो उनकी बहुत ही गहरे सोचने वाले व्यक्ति थे। आपको तो मालूम है कि वो बोलते बहुत कम थे, लेकिन वो बहुत गंभीर व्यक्ति भी थे। और मैं तो साफ कहता हूं कि मुझे उनके लिए बहुत एडमिरेशन था। थोड़ा बहुत जो उनको देखा जब मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का काम करता था, तो जिस तरह वो अप्रोच करते थे मामले, जिस उसमें एक मुझे एक एक ऐसे शख्स की का अनुभव होता था जो कि देश के हितों की चिंता बहुत गंभीरता से अ, करता था, और जो नीतियां अपनाता था और जो नीतियां फिर कार्यान्वित होती थी, उसमें देश हित के साथ साथ भविष्य का, यानी आज की परिस्थिति के साथ साथ भविष्य का बहुत सोचते थे। और दूसरी तरफ आपने कहा परवेज मुशर्रफ, वो फौजी अफसर थे। अ, पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है। आपने सही कहा कि वो कमांडो थे। लेकिन एक पाकिस्तान को में कोई भी फौजी अफसर चीफ नहीं बन सकता जबकि प्रोफेशनली वो बहुत साउंड नहीं हो, बहुत अच्छा नहीं। तो मुशर्रफ एक किस्म से थे, एक अच्छे अफसर थे, लेकिन उनकी सोच बहुत टैक्टिकल थी। कमांडो की शायद यही आवश्यकता होती है कि एक टैक्टिकल सोच। और वही सोच उन्होंने कारगिल के मामले में दिखाई थी। यानी अगर आप स्ट्रेटेजिकली कारगिल को एनालाइज करिए तो आप उसमें देखिएगा इट डजंट मेक सेंस। जो प्रिजम्पशंस उन्होंने किए, जिसकी बुनियाद पे पूरा ऑपरेशन चलाया, वो बिल्कुल गलत। उनको तो कोई फौजी अफसर की होने की जरूरत नहीं थी कि कोई कह सकता था कि ये कोई प्रिजम्पशंस तो वाहियात प्रिजम्पशंस। हाँ, मैं तो उस शब्द का भी इस्तेमाल। अब तो उनकी शख्सियत और वाजपेयी जी की शख्सियत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ एक एक फौजी जनरल, दूसरी तरफ एक स्टेट्समैन। और जिस तरह वो अप्रोच करते थे मामले, जिस तरह उन्होंने, ये आपने आगरा शिखर सम्मेलन का जिक्र किया, जिस तरह उस शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं तब तक मुशर्रफ अब तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो गए थे, पाकिस्तान के नेता थे, तो इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है उनके लिए कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के नेता थे। तो जिस तरह भारत के नेता वाजपेयी जी, पाकिस्तान के नेता मुशर्रफ, जिस तरह उन्होंने मामलों को अप्रोच किया, उससे साफ जाहिर था कि उनमें कि एक पब्लिक फिगर था जिसने पूरा जीवन
पब्लिक लाइफ में, राजनीति में, स्टेट्समैनशिप में गुजारा था। और दूसरी तरफ एक एक फौजी जनरल था, जिसकी जिसकी जहनियत फौज में ग्रूम हुई थी। और पाकिस्तान की फौज की जो बुनियादी असूल हैं, जो बुनियादी सोच है, वो तो सबको मालूम है। वो तो टू नेशन थियरी पर है। और बाद में चल के अब ये भी हुआ कि भाई, जिसकी मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो सुना है, जो पढ़ा है, मुशर्रफ की बैक चैनल पे अ, मनमोहन सिंह जी से भी के दौरान भी बातचीत हुई। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सर आपका उस वक्त कैमरा शायद ऑफ हो थोड़ा। गया है। आपका कैमरा ऑफ हो गया है सर। मैं करता हूँ, सॉरी। हाँ। ये तो थोड़ा उसमें हुआ, शायद इवॉल्व कर गए हों, लेकिन जो मैंने मुशर्रफ को देखा उसमें तो मुझे बस एक फौजी पर्सनालिटी दिखे, उससे ज्यादा है। सर ये 2001 में जो समिट हुआ सर, एक सामान्य नागरिक के तौर पे हम सभी बड़े आश्चर्यचकित थे कि 2 साल पहले ही कारगिल का सारा मामला हुआ था, वो युद्ध हुआ था। एक मिनी युद्ध कहिए, एक युद्ध के तौर पे ही था। और फिर आगरा होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पढ़ा है अभी, इंडियन एक्सप्रेस में आपने एक आर्टिकल भी लिखा सर, ये आइसोलेशन में नहीं था, एक एक चेन चली आ रही थी निगोशिएशंस की, जहां डायलॉग चल रहा था। और जिसको जिसको आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे नहीं सर, एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आप उससे सम्मिलित थे। तो इस दौर के बारे में सर ये जानना भी बहुत जरूरी कि ये क्या दौर था, ये डायलॉग का जो दौर चल रहा था, इसमें कैसे क्या एवोल्यूशन होता चला जा रहा था संबंधों के बीच भारत और पाकिस्तान के। मैंने वो जो आर्टिकल में लिखा है, उससे उससे ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं। जी। मैं जो लिखा है वो ये कि भाई, उस दौरान ये कोशिश हो रही थी हमारी तरफ से, हमारे नेताओं ने, अ, गुजराल साहब ने की, गुजराल साहब के बाद अटल जी ने की, कि भाई पाकिस्तान से बातचीत के जरिए कुछ मामले सुधारे जा सके। और वो चेष्टा वाजपेयी जी ने तो बहुत ज्यादा की। वो तो लाहौर बस पे भी गए। और उसके बाद आपको मालूम है कारगिल का हादसा हुआ, जो मुशर्रफ ने की अंजाम दिए। उसके बाद भी, उसके बाद और आतंकवादी हमले हुए, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। अ, लेकिन पार्लियामेंट के अटैक के पहले आगरा में बातचीत भी हुई। वो बातचीत सफल नहीं हुई। अब उसके क्या कारण थे वो तो मैं नहीं जाऊंगा, क्या हुआ वहां पे उसको। लेकिन ये एक दौर था जब भारत ने हर सूरत प्रयत्न किया कि पाकिस्तान से कुछ न कुछ मामले सुधारे जा सकें, रिश्ते नॉर्मलाइज हो। यही मनमोहन सिंह ने चेष्टा की। और अपने पहले 2 सालों टर्म के 2014 से 2016 तक यही कोशिश मोदी जी ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, जैसे मैंने अपने लेख में लिखा है। उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी लाहौर। लेकिन अ, जो पाकिस्तानी फौज थी, और जो पाकिस्तानी राजनीतिक वर्ग है, उसका भी एक तबका, मुझे लगता है कि इन मामलों को वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसकी सोच, और ये हम कभी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की बुनियादी सोच क्या है। उसकी बुनियादी सोच टू नेशन थियरी पर आधारित है। और कई पाकिस्तानी विशेषज्ञ कहते हैं, अपील करते हैं अपने लोगों से, जैसे हुसैन हक्कानी, जिनको तो पाकिस्तानी बिल्कुल धिक्कारते हैं। वो अपील करते हैं कि भाई वो सोच छोड़ो। अब तुम्हें 80 साल होने को आए, अब टेरिटोरियल नेशनलिज्म पर ध्यान दो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सर वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वो अपने हुसैन हक्कानी को सर हम सभी पढ़ते हैं
कि वो पाकिस्तान को दूसरा दूसरा डायमेंशन दिखाने की कोशिश करते, पर वो सफल नहीं होते हैं। ये जो मूलभूत सोच है सर, समय के साथ बदलती है। तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी को कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी सोच नहीं बदलने देती है। तो क्या पाकिस्तानी आर्मी इतनी स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड है उस सिस्टम में कि वो जिस तरह से, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, वो हर चीज को कंट्रोल करता है, कि इसमें पाकिस्तानी लोगों का भी योगदान रहता है, जो वहाँ सिविल सोसाइटी है, जो कॉमन सिटीजन्स है, उनका भारत के बारे में क्या नजरिया रहता है फिर? देखिए, एक सेक्शन है पाकिस्तान जो कि चाहता है कि भारत से कुछ मोडस विवेंडी हो जाए, लेकिन वो सेक्शन भी ये मान अपने आप को अब टू नेशन थियरी से संबंधित रखता, उसको वो त्यागता नहीं है। ये मानना, जो कि हमारे कुछ थिंकर्स, स्टेट्समैन, एक्टिविस्ट सोचते हैं कि खाली पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी राजनीतिक वर्ग टू नेशन थियरी में विश्वास रखता है, ये गलत है। उनकी सिविल सोसाइटी भी इस पे पूर्ण रूप से विश्वास करती। और टू नेशन थियरी क्या कहती? वो ये कहती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशंस हैं, कौम नहीं, नेशंस हैं। अनलेस यू डिफाइन कौम एज नेशन। और इसके साथ साथ जिन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दीज आर एंटेगनिस्टिक कौम या नेशन, जो भी आप। तो मोडस विवेंडी, अच्छा, बुनियादी जो असूल देश के होते हैं, क्या वो आसानी से बदले जा सकते हैं विदाउट अ रेवोल्यूशन? हमारी बुनियादी असूल क्या है, जिसमें मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं? हमारा बुनियादी असूल हमारे संविधान में है, और वो ये है कि धर्म के आधार पे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। चाहे पार्टीशन हुआ धर्म के आधार पर, लेकिन हम धर्म को अपने राष्ट्रवाद का बुनियादी असूल नहीं माने। यही हमारे संविधान की इसका एसेंस है। हाँ, इसको जिस दिन हम त्याग देंगे तो हमें संविधान त्यागना पड़ेगा, हमें अपना सिस्टम त्यागना पड़ेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। यही फर्क है, यही फर्क पाकिस्तान और हम। हम्म। सर और तो ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। सर तो पाकिस्तानी आर्मी, इस पे काफी कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर? पाकिस्तानी आर्मी जो है, वो इस जिसको कहिए कि टू नेशन थ्योरी, वहां तक तो ठीक है सर, पर इसको एक एक्सट्रीमिस्ट रूप देके रखना चाहती है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन वो हमेशा लेती रहती है, चाहे उसकी इकोनॉमी, चाहे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही स्टेट है। तो वहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन हम सबका यही है कि पाकिस्तानी पॉलिटी जो है वो एक इतनी कमजोर पॉलिटी है कि तो वो पूरी तरह से निर्भर कर रही है पाकिस्तानी आर्मी में। तो चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उसकी अपनी, क्योंकि इंटरनल फिशर्स भी उनके बहुत बहुत सारे इंटरनल फिशर्स हैं जो अब दिखाई दे रहे हैं। चाहे बलूचिस्तान में नेशनलिज्म की बात हो, चाहे पख्तून उनकी नेशनलिज्म की बात हो, इसके बावजूद वो कभी रिप्रोचमेंट की मैंने कभी देखा नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी एक भारत के साथ रिप्रोचमेंट करना चाहती है। इसके पीछे क्या कारण है सर? ये खाली टू नेशन थ्योरी, अपना देश टूट जाए भले ही? कि जो आपने बात कही वो बहुत ही एक अचंभे की बात, और इस पे मैंने लिखा भी, कई बार लिखा, कि वो अपने आप को नुकसान करने को तैयार, हम्म। लेकिन भारत से दोस्ती नहीं करे। दोस्ती मतलब कि अपने हितों को भारत के हितों से नहीं जोड़े। हम्म। आप इतिहास देख लीजिए, 35 साल का जब से उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया, तब से उनको कितना नुकसान हुआ। हम्म। उसके पहले के ह्यूमन राइट इंडस्ट्रीज देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज देखिए, गलत बोल गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, वो भारत से बेहतर थे। इन 35 सालों में हर क्षेत्र में वो भारत से नीचे हो गए।
आज के दिन 24 बार ये देश, जो कि बड़ा देश है, जिसके बहुत रिसोर्सेज हैं, जिसके काबिल लोग हैं, 24 बार आईएमएफ के पास गया है बेल आउट के लिए। क्यों? क्योंकि भारत से उनको वैर है और उसके लिए हर कुर्बानी देने को वो तैयार, हर कुर्बानी वो देने को तैयार। इसके साथ साथ एक और, जैसे मैंने अपने लेख जिसका आपने जिक्र किया उसमें लिखा है कि एक और इनकी एक पॉलिसी कि भारत को डिफेंसिव पे रखो, और डिफेंसिव पे रखो, हर तो भारत के रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बजाय फौज में लगेंगे, सिक्योरिटी सेक्टर पे लगेंगे। ये भी एक सोच। अब रैशनली अगर आप देखें तो इट मेक्स नो सेंस, मयंक। Sometimes on track 2 or other circuits, when I meet my Pakistanis, I say that why are you doing this? What is the rationality for it? You have nuclear weapons now. You don't have an existential threat. तुम सोचो, you don't have an existential threat. Minor skirmishes, minor things, fine. Maybe big countries handle them. But they don't change. सर, दे डोंट चेंज। फिर भी अभी हमने इस महीने एक सीरीज ऑफ न्यूज आइटम्स आए हैं। ट्रैक 2 हमारी चल रही है, डिस्पाइट जो मोदी डॉक्ट्रिन डिक्लेयर हुई ऑपरेशन सिंदूर को साल भर भी नहीं हुआ है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है। फिर पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए कई सोर्सेस से हुआ कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होनी चाहिए। क्या हम पाकिस्तान को कहीं समझने में हमारी तरफ से भूल होती है क्या? इसको मैं इस तरह जवाब दूं, देखिए, मेरा मानना है कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पे तो हमारा चैनल्स ओपन रहने चाहिए। हाँ, क्योंकि फिशरमैन हैं, इनएडवर्टेंट बॉर्डर क्रॉसर्स हैं, भाई हमारी कितनी लंबी बॉर्डर्स हैं, लोग इधर उधर आ गए, तो इसलिए और कुछ नहीं, तो इसी कारणों से यानी एक सिलसिला रहना चाहिए जिससे दीज इश्यूज कैन बी एड्रेस्ड, which will give relief to the people. So that is something that I believe. बट ट्रैक 2 का आपने बात की, देखिए ट्रैक 2 के बारे में एक बहुत गलत फहमी है। ट्रैक 2 क्या होता है? मैंने पार्ट लिया हुआ है बहुत ट्रैक 2 मीटिंग्स में। ट्रैक 2 मीटिंग्स में और कुछ नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो कि कुछ पाकिस्तानियों को, कुछ हिंदुस्तानियों को बुलाते हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, वो बैठते हैं, अपना अपना नजरिया कहते हैं और उससे निकल जाते हैं, खत्म। अगर जो लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं, कि वो अगर सोचते हैं कि इससे एक उम्मीद बनती है कि रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, तो 80 साल का होने को आए, इतिहास देख लीजिए क्या उससे रिश्ते ठीक हुए। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो ट्रैक 2 का मतलब ये नहीं है कि सरकारें मिल रही हैं आपस। हाँ, ये एक फायदा जरूर होता है। जो मैं जब जाता हूँ ट्रैक 2 में, तो मेरा उद्देश्य होता है कि भाई मैं ये सोचूं कि मैं ये एसेस करूं कि ये आजकल सोच क्या है। मुझे पाकिस्तान के मामलों में इंटरेस्ट है, तो कभी कभी जो इनके सीनियर रिटायर्ड लोग हैं उनसे बातचीत करने से एहसास एक पता लगता है कि भाई आजकल वहां पे क्या सोच चल रही है। उससे कुछ लाभ होता है, कुछ ज्ञान में वृद्धि होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है ट्रैक 2।
सिविल सोसाइटी की आपने बात की, हमेशा हमने हमारी हमेशा पहले पॉलिसी यही रहती थी कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से चैनल्स ओपन होने चाहिए, यानी वहाँ के लोग आए, भारत को देखें, भारत को समझें, वीजा ओपन हम कर दें। उनकी तरफ से रोक लगती थी, हम कहते थे आओ देखो, तो तुम्हारी जो गलत फहमियां हैं भारत के बारे में, जो दुष्प्रचार हो रहा है तुम्हारे वहाँ भारत के बारे में, वो सब सही हो जाएगा। और कुछ मैं ये कंसीड करता हूँ कि कुछ हद तक होता है। मैंने एनेक्डोटल एविडेंस है कि वहाँ के लोग आते हैं, मिलते हैं, फिर जाके कहते हैं कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ आतंक हो रहा है, यहाँ तो मुसलमान हमने तो कुछ नहीं देखा, वहाँ पे मुसलमान अपना जनजीवन बिता रहे हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस हद तक हाँ ठीक है, लेकिन अगर ये सोचना कि यही लोग आपकी वकालत करेंगे कि रिश्ते सुधरने सुधरे, और वो बुनियादी जो जिन सिद्धांतों पर बुनियादी सिद्धांतों पर पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ उसको छोड़ेंगे, ये बिल्कुल गलत। So I have always thought, and especially now, that it's an exercise in futility. थोड़ा बहुत है, फायदा है उसमें, अच्छा है कि लोग आए समझें कुछ, थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो यहाँ के बारे में, भारत के बारे में, शायद गलत फहमियां दूर हों, लेकिन इसकी वजह से वो पाकिस्तानियत नहीं अबैंडन करें, ये नहीं सोची। और पाकिस्तानियत इज एसेंशियली हॉस्टाइल टू इंडिया। सर ये प्रश्न इसलिए भी मैं करना चाह रहा था सर कि जब जब इस तरह की नेगोशिएशंस बढ़े हैं आगे, तब तक कुछ ऐसा हुआ है जो भी इम्प्रूवमेंट हुए होंगे रिलेशंस में किन्हीं कारणों से, वो सब बहुत पीछे चले जाते हैं। चाहे वो लाहौर के बाद कारगिल हुआ हो, उस बाद आगरा के बाद आपने कहा ही सर पार्लियामेंट अटैक, लगातार एक सीक्वेंस चलता रहा। मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी गए नवाज शरीफ के बाद एक पर्सनल रिस्क लेकर के, एक तरह से पर्सनल फिजिकल एंड पॉलिटिकल रिस्क मैं कहूंगा, दोनों लेकर के गए। तुरंत पठानकोट हो गया। तो आखिर में मैं फिर उसी पे आऊंगा सर, क्या हम भारतीयों के तौर पे ये माइंडसेट समझ पाए हैं, या हम एक डिफेंसिव माइंडसेट लेकर के बार बार सेम साइकिल को रिपीट करते हैं इस उम्मीद में कि अगली साइकिल बेहतर होगी। देखिए, आपने जो कहा उसका दो पहलू। पहला पहलू तो यह है कि कोई भी डायलॉग प्रोसेस आप कर लें, अगर उसके साथ साथ आतंकवाद चल रहा है या आतंकवादी घटनाएं हो जाती, तो डायलॉग प्रोसेस इंटरप्ट होना लाजमी। पॉलिटिकली कोई सरकार भारत की डायलॉग और डायलॉग आतंकी हमले के बाद तुरंत चालू करने में सफल नहीं, हो ही नहीं सकता। इट इज पॉलिटिकली इम्पॉसिबल। And you see the evidence, the 18 years of evidence start when the composite dialogue was formed in 1998. And you see that those 18 years from 1998 to 2016, after Kargil, which was a military operation, the composite dialogue got finished. Then the composite dialogue got revived, interrupted by Mumbai in 2008. Then later, after the beheadings, I think it was 2012 or 13, the beheadings, again it got finished. Modi ji picked it up. Huh? He tried his best. In fact, I would say that Prime Minister Modi went much further in showing flexibility to the Pakistanis than any previous Prime Minister. I can show that by the record through documentary evidence. And what happens? Pathankot. He still tries after Pathankot. He does not break off, he suspends. He allows a team of Pakistani investigators, including an ISI officer, to come to India.
It was unimaginable that such a thing would happen, but he did it. What happens after that? They started lauding Burhan Wani when he was killed in 2016, I think July. And then Uri takes him. It's after Uri that he turns. Uri, if I'm not mistaken, was September 2016. It is then that he turns, and then he says, enough. I will now go for kinetic action. That if there is an attack, a terrorist attack, which is not acceptable, well, no attack is acceptable, but some are of such magnitude, some are so heinous that that passions are aroused. So uh, the prime minister then decides that there will be kinetic action, and you see that happening uh, in 2000 in the surgical strikes, in the Balakot action, and then in Op Sindoor. However, the Pakistanis have not given up terror. I mean, if we think that that this will lead them to abandon terror, no. Why? Because use of terror is now part of their security doctrine, and that is the objective is to keep India on the defense. मुझे तो यही दिखता है सर, प्रेजेंट में अगर आए, आसिम मुनीर, मतलब द क्लोजनेस ही हैज डेवलप्ड विद डोनाल्ड ट्रंप, एक पावर सेंटर, मतलब परहैप्स द मोस्ट पावरफुल पाकिस्तानी प्रेसिडेंट। आपने ज्यादा देखा है, पर जितनों को मैंने देखा है उसमें द मोस्ट पावरफुल इज नॉट द प्रेसिडेंट, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, बट ही इज द सुप्रीम लीडर। वो नॉर्थ कोरिया वाला हाल है उनका भी। सो अब तो उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, मुझे लगता है कि वो भारत को रीच आउट करे, क्योंकि वो ही इज प्लेइंग द बिग गेम। अभी साइफर वाला वो एक लीकेज हुआ था फिर से, कि साइफर में किस तरह से, साइफर में इमरान खान से नाराज थी अमेरिका उसके पहले, बट उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो बिल्कुल हर दिन कहीं ना कहीं प्रगति करते जा रहे हैं विद अमेरिकन बैकिंग। तो अब तो उनके पास कोई इंसेंटिव मुझे नहीं दिखता। आपको कुछ नजर आता है क्या कि रीच आउट करेंगे, या जो हमारे अचानक काइंड हार्टेडनेस फिर से हमारी तरफ से आने लगी है, कई कई लोगों की तरफ से? आई डोंट सी दैट वर्किंग आउट, जो आसिम मुनीर की प्रेजेंट स्टैचर है। आपको कुछ उम्मीद है अभी भी? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हैज इट एवर वर्क इन द पास्ट? So will it work now? If it has not worked in the past, what has changed which will enable it to work now? Has anything changed? Hmm. If Pakistanis are very close to China, the Chinese use them against us. Let's be clear on this. There is this nexus, and the Chinese find it convenient to have Pakistan as a ball and chain round our ankle. And they will maintain that. They will keep that. The Americans are using them. What was Rubio's visit all about? To try to assuage us कि भाई हम उनको कर रहे हैं, वो tactical है, आप strategic, all this is bump. क्या इन झांसों में हम आएंगे? अल्टीमेटली हमें अपने आप को डिफेंड करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप बढ़ना है। और अंतर in international relations, no one helps anyone. You've got to do things yourself. And that is why, Mayank, I've always thought that what we need above everything else is political and social cohesion. We are in a very dangerous time. And this is a time for national reconciliation. For the top leaders of this country to come together to think of the future. Huh? And the Constitution provides us the vehicle for the future. That is what is required. You know, because frankly, I think it's the Prime Minister who once said that we are 1/6 of humanity, which is a fact.
And the world has a stake in us quite clearly, but we have a greater stake in ourselves. Hmm. So, as far as Pakistan is concerned, yes, we have to deal with it, and it's going to be hostile. You asked me if all this will, giving the attention that Asim Munir has received, the praise he's getting from from the Americans, etc. Of course, it's a shot in the arm for them, and of course they'll say that we don't need to reconcile with India. Why should we normalize with India? All that is there. We have the Americans, we have the Islamic world. Our stock has risen in the world. Good, okay. As Hmm. far as I'm concerned, I'll tell them, good for you, yaar. Be happy. Karo jo karna hai. It doesn't matter to me. Really, it doesn't matter to me because I'm a confident country. I'm much bigger than you. Know my strengths. I know the areas I need to address. I need. I know the work I need to do in science and technology. आप तो यूनिवर्सिटी में हैं. आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं. But so I think. लेकिन you are right. I'm also seeing कि very responsible leaders are saying कि भी पाकिस्तानी civil society से रहना चाहिए. That uh, Pakistani army is against and political class against, but the civil societies, doctors and engineers and others, I think they haven't dealt with them. Hmm. That is why they have these notions. So they have not dealt with them, and perhaps they have not even read about them. They have not tried to understand them. क्योंकि जो मुझे सबसे जो surprising and shocking लगा was the former chiefs talking on these lines, which has really gotten us nowhere. We will not name them. Pointless to name them because the ideas remain. No, no, but it's not only them, but it's also members Lots of of people, sir. मतलब सबसे very, because very somebody जो responsible उनसे डील किया है, organizations. सर आपने जैसे डील किया है उनसे, so somebody who's dealt with them directly knows them much better than the rest of us. हम तो सिर्फ पढ़ते हैं सर, फॉलो करते हैं, माइंडसेट समझने की देखो कोशिश करते हैं. देखो ऐसा नहीं है भाई. देखो, लेट मी बी फ्रैंक विथ यू. ऐसा नहीं है कि उन लोगों से एक पर्सनल लेवल पर एक एक हाउ शुड आई वोंट से फ्रेंडशिप, बट एक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. एक चलता. अब आपको मैं एक किस्सा बताऊं. आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट आई विल टेक 1 minute and you'll find it interesting. One of their senior diplomats was a man called Najmuddin Sheikh. He was their foreign secretary uh, in the 1990s. And then I used to meet him on track 2 circuit. मुझसे तो बहुत बड़े थे उन्होंने. But I enjoyed meeting him. He was a very rational, cool, good professional diplomat. And what used to interest me even more was that he was a direct descendant of Acharya J.B. Kriplani's elder brother, who had become a Muslim. तो मैं उनसे मजाक भी करता था. मैं कहता था आप तो आचार्य के वंशज. आचार्य जेबी कृपलानी इज वन ऑफ आवर सेलिब्रेटेड जी लीडर्स ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट. जी. मैं कहता था आप तो आचार्य के वंशज. तो हंसी मजाक भी होता था. His knowledge, Najmuddin Saab's knowledge of Afghanistan was very deep. जी. I have an interest in Afghanistan, so I used to enjoy talking to him. In fact, when he died, he passed away uh, last year. I wrote an article appreciating him as a diplomat, जी and which was published in the Dawn in Pakistan, which is their leading paper. जी. Because this was a, as a professional diplomat, ये भी एक होता है, you are a professional diplomat, you recognize the abilities of another professional diplomat. After all, scholars, sports people, etc., don't they? On that level, yes. But that doesn't mean that we should ever think that collectively Pakistani civil society is different in its orientation from their army or their political class.
दैट इज माई। सर ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पॉइंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हमें इसी पे कंक्लूड करना पड़ेगा। बट इट इज दिस पॉइंट विच वी इंडियंस नीड टू पॉन्डर अपॉन, इस पे विचार करना चाहिए सर, विमर्श करना चाहिए सर। तभी एक नेशनल स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं किसी के लिए भी। और यहीं कंक्लूड करूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें हमारे साथ साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।